नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स वेब की इस डेली करंट अफेयर्स की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों, आज है 18 जून 2021 और आने वाले कुछ समय में हम लोग आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ में आपको कंट्री ऑफ द डे भी बताई जाएगी। ओके, मतलब कि एक कंट्री के बारे में सब सारी बातें बताई जाएगी ताकि यदि उस कंट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग आसानी से उसको बनाकर आ जाइए। ओके, एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए होते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इंडेक्सेस और रैंकिंग का वीडियो अवश्य देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, लेकिन इसके बाद तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैप ऑफ द डे के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साउथ अमेरिका की सैर कर रहे थे और हम लोगों ने कल चिली को किया था और आज बारी है अर्जेंटीना की। ओके, तो अर्जेंटीना के सबसे पहले नेबरिंग कंट्री देख लीजिए कि इसका नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि चिली, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया 4 देशों से ये घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ओके, अर्जेंटीना के बारे में 2-3 बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या मैं बताता हूँ। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ओजोस डेल सलाडो इसका नाम है। ओके, और मैंने एक आपको बताया था इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, तो कहीं कहीं कोटोपैक्सी का भी नाम आता है, लेकिन वर्तमान में ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, और फिर हम लोग बात कर लेंगे कि एंडीज भी साइड में आपको तो पता ही है। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो एकांकागुआ है वो अर्जेंटीना में ही स्थित है। ठीक है, तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ अर्जेंटीना में ही स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है जो काफ़ी पॉपुलर है और पूछता भी है और उसका नाम है पंपास। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और नीचे साइड में अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में एक पठार है जिसका नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, पैटागोनियन पठार। ठीक है, सॉरी, पैटागोनियन डिजर्ट है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि पैटागोनियन जो है वो डिजर्ट है वो किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना में स्थित है। कहीं कहीं पर पैटागोनिया का पठार भी आता है लेकिन ये डेजर्ट है। ओके, और ये खनिजों का भंडार है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, तो इतनी सारी बातें हुई और हम कुछ कुछ बातें जानेंगे इसके बारे में। आप लोगों ने ओजोस डेल सलाडो को जाना। बीच में इधर पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में एक और घास का मैदान है जिसका नाम ला प्लाटा है। ठीक है, तो आपसे पूछ देता है कि ला प्लाटा घास का मैदान किधर है? तो अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, पैराग्वे के आसपास में। ठीक है, अर्जेंटीना पैराग्वे में ये फैला हुआ है। ओके, तो इतनी सारी बात याद रखिएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीच से एक लाइन पास हुआ है जिसका नाम है मकर रेखा। आप लोग जानते होंगे इसको मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा को एक नदी है जो कि अर्जेंटीना में ही बहती है, उसका नाम है बर्मीजो। ओके, और ये नदी जो है सॉरी, मकर रेखा को 3 बार काटती है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ देता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो बर्मीजो, जो कि अर्जेंटीना में ही बहती है। ओके, तो इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट आज का अर्जेंटीना का, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा पर, ठीक है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है गुकुआकू जलप्रपात और इसके बारे में भी आपसे पूछता है। ओके, अर्जेंटीना, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया, अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील की सीमा पर है गुकुआकू जलप्रपात। ओके, तो ध्यान रखिएगा, गुकुआकू जलप्रपात कहाँ है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर। इतनी सारी बातें अर्जेंटीना के बारे में। अब बस थोड़ा सा पॉलिटिकल जानिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो कैपिटल तो मैंने आपको बताया ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, प्रेसिडेंट अभी अल्बर्टो फर्नांडीज है। करेंसी पेसो, इसका भी अर्जेंटीनो पेसो। लेजिस्लेचर नेशनल कांग्रेस है। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज बोलते हैं। तो ये था हमारा मैप ऑफ द डे। अब आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं आज के करंट अफेयर्स का। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न, बहुत सारे वेरिएंट्स अभी मिल रहे हैं बहुत सारे रोगों के।
देखिए ग्रीन फंगस, ब्लैक फंगस, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस राज्य में 34 वर्षीय कोविड-19 उत्तरजीवी में ग्रीन फंगस के संक्रमण के मामले का पता चला है। इन विच स्टेट अ 34-year-old कोविड-19 सर्वाइवर है डिटेक्टेड ग्रीन फंगस इन्फेक्शन। आपके ऑप्शंस है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला ग्रीन फंगस का नाम सामने आया है। सबसे पहले आपको ब्लैक फंगस मिला होगा, उसके बाद वाइट फंगस के भी केस आए, फिर येलो फंगस मिला, और अब ये नया वेरिएंट है ग्रीन फंगस। ओके, तो ये बहुत सारे आते हुए रहेंगे। और कुछ दिन पहले आपको पता चला था कि ब्लैक फंगस टाइप की जितने भी दवाओं हैं उस पर GST माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, ये बात है। और एक न्यूज़ और इधर हाल फिलहाल में आपको आया होगा कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके कारण पहली मौत इंडिया में सामने आई है। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग बस ध्यान देते चलिए। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, ग्रीन फंगस के बारे में, कि ग्रीन फंगस एस्परगिलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है जो कि एक सामान्य साँचा है जो बाहर और घर के अंदर रहता है। ठीक है, क्योंकि फंगल अभी टाइम जो चल रहा है बरसात का टाइम चल रहा है और फंगल इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, बस साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है और कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आराम से घर पर बैठे रहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है। विच इंडियन अमेरिकन लॉयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू द पोस्ट ऑफ फेडरल जज ऑफ कनेक्टिकट। ओके, आपके ऑप्शन है विद्या देवी, सरला विद्या नगाला, शारदा सिंह और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सरला विद्या नगाला। ठीक है दोस्तों, सरला विद्या नगाला को जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नॉमिनेट किया है। ओके, नामित किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडो अमेरिकन है। ठीक है, मतलब मूल रूप से भारतीय है। ओके, और कुछ नहीं इसके बारे में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी है। विच ओशियन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एज द 5th ओशियन इन द वर्ल्ड। तो साउदर्न महासागर को 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यदि 4 महासागर की बात कर ले कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको पैसिफिक ओशियन मिलता होगा देखने को, फिर अटलांटिक ओशियन मिलता होगा देखने को, और फिर बात कर ले तो इंडियन ओशियन मिलता होगा और एक आर्कटिक ओशियन। तो ये 4 ओशियन है और 5वें नंबर पर अब साउदर्न महासागर आ रहा है, साउदर्न ओशियन आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा किसने नामित किया है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पेंडिंग प्रपोजल फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच 200-year-old बोर्ड रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। दोस्तों 200 साल पुरानी ये बोर्ड है, आप लोग समझ सकते हैं, आयुध निर्माण बोर्ड इसका नाम है। 200 साल पहले मतलब आप लोग चले जाइए 1800 ईस्वी में, जब अंग्रेज यहाँ थे। ठीक है, उसी समय आयुध निर्माण बोर्ड हुआ करता था। अब फिर से सरकार को लगी कि उसको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इसलिए उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयुध निर्माण बोर्ड जो कि काफ़ी पुराना है और ये लंबित प्रस्ताव था कि बार बार ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा था कि इसको पारित किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी कारणवश। अब इसको मंजूरी मिल गई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य के दौरे पर गए जहां वे BRO द्वारा बनाई गई 12 सड़कों का उद्घाटन किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज विजिटेड विच स्टेट यस्टरडे वेयर ही विल इनॉग्रेट 12 रोड्स बिल्ट बाय BRO। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के दौरे पर गए हैं। ठीक है, जहां वो 12 सड़कों का उद्घाटन किए हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स एवं सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, फिर उधर हो गए और कौन सा लद्दाख, ये सारे केंद्र शासित क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रगति देखी गई है, बहुत सारे पुल बनाए गए हैं, बहुत सारी रोड्स बनाई गई है ताकि वहाँ का कनेक्टिंग बढ़िया से हो सके और कोई भी आपात स्थिति में हम आसानी से पहुँच सके। ओके, तो राजनाथ सिंह कल 2 दिनों के दौरे पर असम पहुँचे थे और इन्होंने 12 सड़कों का उद्घाटन किया है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई थी। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने गलवान वैली की घटना को 1 साल पूरा हुआ तो उन सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी, हमारे तरफ से भी उन सैनिकों को सत नमन। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, असम में अभी हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह द्वारा 12 सड़कों का उद्घाटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। प्रश्न को देखिए
कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है जिनको कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो सत्या नडेला जी, जो कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उन्हीं को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ओके, इनके बारे में कुछ बात जान लेते हैं हम लोग कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। किनकी जगह पर भाई? तो जॉन थॉम्पसन की जगह पर। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वर्तमान में सत्या नडेला, ये कब से CEO है माइक्रोसॉफ्ट के? तो 2014 से। और ये किनकी जगह पर आए थे? तो स्टीव बालमर की जगह पर आए थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला को ही माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले 3 पुरुष चालक दल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट 3 मेल क्रू टू इट्स न्यू स्पेस स्टेशन रिसेंटली? तो चाइना ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले 3 पुरुष चालक दल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्टेशन मतलब समझ सकते हैं, स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में है। ओके, ठीक है, देखिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और बात। यह 5 वर्षों में देश का पहला क्रू मिशन भी था। ओके, अंतरिक्ष यात्री सेनझोउ 12 अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं। यह उन 11 मिशनों में तीसरा था जिन्हें 2022 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने की आवश्यकता है। ओके, तो सिंपल सा न्यूज़ आपको ये रखना है कि चीन ने जो उसका नया अंतरिक्ष स्टेशन है उसके लिए 3 पुरुष चालक दल को लॉन्च किया है। ओके, सक्सेसफुली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कोरोना नए नए अवतार लेकर आ रहा है, उसके बारे में भी जानना है आपको कि WHO ने एक नया कोविड-19 संस्करण 29 देशों में पाई जाने की घोषणा की है। उसका नाम क्या है? WHO हैज़ अनाउंस्ड that a new COVID-19 variant has been found in 29 countries. What is its name? ऑप्शंस आपके हैं लैम्बडा, गामा, बीटा और अल्फ़ा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है लैम्बडा। भारत में जो मिला था वो अल्फ़ा था। ठीक है, आपसे एक प्रश्न अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए ये जो फिगर में आपको दिख रहे हैं, बताइए कि ये कौन है? WHO के जो प्रमुख हैं वो वर्तमान में कौन है? ये आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाल ही में किसने केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? पुनर्निर्मित है, ओके, मतलब कि अस्त व्यस्त या बर्बाद हो गया था, इसको फिर से निर्माण किया गया। ठीक है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रीनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी केन्या? तो हमारे वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा नैरोबी विश्वविद्यालय केन्या में एक महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, जिसे पुनर्निर्मित किया गया। ओके, और ये सब वर्चुअल हुआ है। ठीक है, नहीं सॉरी, वर्चुअल नहीं हुआ है, केन्या की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान, मतलब ये अभी केन्या की यात्रा पर गए हुए हैं। ओके, तो इसी कारण वहाँ गए तो देखिए हाँ भाई चलो एक पुस्तकालय नवनिर्मित है तो चलो उद्घाटन कर दिया जाए। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि महात्मा गांधी के नाम पर है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, मतलब कि इस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा भी है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेवअप नामक एक त्वरित कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम नेम्ड रेवअप टू इनेबल एंड एम्पावर AI स्टार्टअप्स? तो तेलंगाना, जो कि नवनिर्मित राज्य है, नवनिर्मित मतलब 2014 के बाद यही कोई राज्य नहीं बना है, जो लेटेस्ट वाला राज्य है यही है। ठीक है, इसके द्वारा एक रेवअप नाम का एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम मतलब कि त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ताकि AI स्टार्टअप को और सक्षम और सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में और कुछ बातें कि त्वरित कार्यक्रम विशेष रूप से विकास चरण AI स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगा। ओके, और कुछ बातें हैं कि जून 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक कार्रवाई योग्य नीति ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के बाद अब TAIM के तहत अभिनव AI विचारों को बेहतर बनाने के लिए रेवअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम का पहला संस्करण तैयार किया गया है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि रेवअप नाम का एक त्वरित कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तेलंगाना सरकार ने। और इसका संबंध किससे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने से है। ओके, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्राजील के साथ साथ कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है लेकिन छूट गया था, इसलिए आपके लिए लाया गया है। तो अभी वर्तमान में अल्बानिया, घाना, गैबॉन, मतलब कि इनमें से सभी देशों को 2022-23 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है और पिछले वर्ष भारत भी चुना गया था लगातार 7वीं बार, मतलब लगातार नहीं, रिकॉर्ड 7वीं बार। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ऑप्शंस हैं आपके प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, मिशन ऑक्सीजन, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई और नन ऑफ दीज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। ओके, ये किस लिए शुरू किया गया है भाई? ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और आप लोगों ने 2 महीने पहले देखा था कि भारत में अचानक ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी, लेकिन हम लोगों ने ऑक्सीजन उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। ओके, आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारत की सारी सेनाएं, या फिर नेवी हो, या फिर एयरफोर्स हो, या फिर बाकी स्थलीय सेनाएं हो, रेल नेटवर्क हो, सारा जुट गया था ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन असिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रेन ऑर्फेन्ड ड्यू टू कोविड-19। दोस्तों 5 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जो भी बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपये दिया जाएगा, मतलब कि 1125 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए ये 5 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें महीने महीने इतने रुपये दिए जाएंगे। ओके, इतनी सारी बातें थी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है, और आप लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब भी दिया था कि बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, तो बिल्डिंग बैक बेटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपसे आज का प्रश्न पूछा जाता है, प्लीज़ आप लोग इसी तरह कमेंट किया कीजिए। आज का प्रश्न आपके सामने है कि यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 15 जून 2021। ओके, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप अपने सही उत्तर को चूज कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना वैक्सीन ले लिया होगा, यदि नहीं लिए हैं तो जल्दी से रजिस्टर करके वैक्सीन ले लीजिए। ओके, बाकी सारी बातें तो आपको पता ही है। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।